नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बस की यात्रा नामक पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, जिनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ और उनका देहावसान यानी कि मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई। हरिशंकर परसाई जी अपनी व्यंग्यात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। वे अपने पाठों में हमेशा व्यंग्य शैली का ही प्रयोग करते हैं। इस पाठ में भी उन्होंने हंसी हंसी में ही बहुत सारी गहरी बातों को बताया है। जैसे जो निगम की बसें हैं जिनसे हम सभी लोग यात्रा करते हैं, उनकी किस तरह उनकी बुरी हालत है, इसका वर्णन इस पाठ में बहुत भली प्रकार से और व्यंग्यात्मक शैली में यानी हंसी हंसी में किया है। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं। परंतु कुछ समझदार लोग उनसे इस बस से यात्रा न करने की सलाह देते हैं। लेकिन लेखक और उनके मित्र उनकी इस सलाह को नहीं मानते हैं और इसी बस से यात्रा करते हैं। लेकिन जैसे ही वह इस बस को देखते हैं, जैसे ही वे इस बस के पास पहुंचते हैं, तो उनके मस्तिष्क में यह बात आती है कि बस की जो स्थिति है वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और वो हरिशंकर परसाई जी बोलते हैं कि यह बस तो पूजा के योग्य है। अब हम इसके पहले पैराग्राफ को ही देखते हैं। इसमें हरिशंकर परसाई जी लिखते हैं, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाके नहीं। देखिए, लेखक यानी हरिशंकर परसाई जी और उनके मित्रों को शाम के समय यात्रा करनी है, जो पन्ना से सतना के लिए जाना है, और ताकि वह जबलपुर वाली ट्रेन में बैठ सके, क्योंकि उनके जो कई मित्र उनके साथ यात्रा कर रहे हैं, उन्हें सुबह ड्यूटी पर जाना है, सुबह अपने काम पर जाना है, ऑफिस जाना है। इसलिए उन्होंने यह तय किया कि हम शाम को यात्रा करते हैं। लेकिन कई लोगों ने उनसे मना किया कि शाम के समय यहाँ इस बस से यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो हरिशंकर प्रसाद ने उनसे प्रश्न किया कि ऐसा क्यों, रास्ते में डाकू वगैरह मिलते हैं क्या? तो वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन शाम के समय ये जो बस है ये बड़ी भयानक है, डाकिन है। यहाँ डाकिन का मतलब ये नहीं है कि वो कोई बस में कोई भूत है या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस जो बस की जो नाजुक स्थिति है वह बहुत डराने वाली है, क्योंकि वह बस अच्छी नहीं है। अच्छी से मतलब उसके टायर सही नहीं है, चलने में असमर्थ है, ढंग से चल नहीं पाएगी। हो सकता है कि 1 घंटे का यात्रा, 1 घंटे की यात्रा कई घंटे में पूरा करे। तो इस प्रकार से वो इस संदर्भ में मना करते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यहीं से हरिशंकर परसाई जी व्यंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो और उनके मित्र बस को देखते हैं, तो वह उन्हें ये नहीं कहते हैं कि बस जर्जर अवस्था में है, बल्कि ये कहते हैं कि बस की आयु बहुत ज़्यादा है, वृद्ध है, और बस पर बहुत सारे निशान लगे हुए हैं। इस बात को वो व्यंग में कहते हैं कि बस में बहुत सारे टूट फूट के निशान बने हुए हैं। तो वो कहते हैं कि सदियों के अनुभव के निशान हैं, क्योंकि बस बहुत पुरानी है, और यही कारण रहा होगा कि लोग इससे यात्रा नहीं करना चाहते, क्योंकि इसे वृद्धावस्था में कष्ट होगा। अब वृद्धावस्था में कष्ट का उनका मतलब क्या है कि ये शायद चलने की अवस्था में नहीं है और हमें अपने मार्ग तक पहुंचाने में असमर्थ है, इसलिए वो इस तरीके से बात को कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि यह बस अब खड़ी करने के योग्य है, चलने के योग्य नहीं है, अर्थात पूजा करने के योग्य ही है। इसने बहुत मेहनत कर ली है, अब इसको रिटायरमेंट कर देना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि इस पर चलना नहीं जाया जा सकता। लेकिन
लेकिन बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अब देखिए यहाँ पर हरिशंकर प्रसाद जी ने जबरदस्त व्यंग किया है। बस की जो कंपनियां होती हैं, कई बस जो कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों के पास कई कई सारी बसें होती हैं। तो उनमें कई सारे हिस्सेदार लोग होते हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति उसी बस से उसी स्थान पर यात्रा लेखक के साथ कर रहे हैं। तो वह अपने मित्रों के साथ जब उनके साथ जाते हैं तो वह उनसे पूछते हैं कि क्या यह बस चलती भी है? लेखक एक व्यंग के अंदाज में कहते हैं। तो इसी बात को जो कंपनी के मालिक हैं वो कहते हैं कि नहीं साहब, यह बस अपने आप चलती हैं, आप कैसी बात करते हैं? लेखक फिर उनकी बात का विरोध करते हुए कहते हैं, चलो देखते हैं यह बस कैसे चलती है। देखिए आगे क्या कहते हैं। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में बिठा करके चलेगी। अब जो लेखक हैं, उनके मित्र जो डॉक्टर साहब हैं, वह पहले तो लेखक और उनके मित्र सोचते हैं कि इस बस से चलें या नहीं चलें, वो ना जाने के शायद विचार में रहे होंगे। लेकिन उनके मित्र कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, यह जो बस है बड़ी अनुभवी है, क्योंकि वह बहुत पुरानी बस है, इसलिए उनका परिचय देते हुए कहते हैं कि अनुभवी बस है और नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, अर्थात हम इसमें यात्रा कर सकते हैं, आप चिंता न करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बस आयु में शायद हमसे भी ज़्यादा बड़ी रही होगी और हमारी माता की उम्र की रही होगी, इसलिए हमें माता के समान ही अपनी गोद में बिठा करके हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। इस व्यंग के साथ डॉक्टर साहब, लेखक के मित्र डॉक्टर, इस बात को कहते हैं। तो सभी उनकी बात मान जाते हैं। फिर देखिए, हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमको विदा करने आए थे बस स्टॉप तक, उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी जो आंखें थीं वह कुछ इस प्रकार कह रही थीं कि पता नहीं अब आपसे भेंट हो पाएगी या नहीं, क्योंकि बस की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और वह उसी बात को कहते हैं जब सभी लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर सभी लोग हमेशा के लिए नहीं रहते, यानी जो आया है उसको मरना भी है। तो ये बात अक्सर लोग कहते हैं कि राजा रंग फकीर, सभी को मरना है, मृत्यु सबको अंतिम सत्य है। बस मृत्यु आने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त का मतलब एक ऐसा साधन चाहिए, एक ऐसी घटना दुर्घटना चाहिए जो शायद हमारे सामने बस के रूप में खड़ी है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। पहले तो लेखक को इस बात का भरोसा ही नहीं था कि शायद ये इंजन स्टार्ट होगा भी या नहीं, लेकिन वास्तव में लेखक की कल्पना से परे इंजन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। कुल मिलाकर के जब इंजन स्टार्ट होता है तो पूरी बस इस तरीके से हिलती है जैसे पूरी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हों। बस की जो खिड़कियों के जो कांच होते हैं बहुत कम थे, लेकिन जो थे वो कुछ इस अवस्था में थे कि उनसे हमें बचना था, अर्थात जरा सी भूल होने पर वह कांच हमें क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि बस की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए और समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन कौन क्या था। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं।
जब अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए तो महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय माने विनय पूर्वक, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाया, या असहयोग आंदोलन कहलाया। असहयोग का मतलब वही है, सहयोग न करना, यानी विनय पूर्वक सहयोग न करना। जैसे महात्मा गांधी जी के आह्वान पर बहुत सारे लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, सरकार द्वारा बनाई हुई जो वस्तुएं थी उन्हें पहनना छोड़ दिया, उन कपड़ों को पहनना छोड़ दिया और स्वदेशी कपड़ों का प्रचार प्रसार किया, यानी अपने हाथ से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग किया। तो कुल मिलाकर उस आंदोलन का जो उद्देश्य था वह था कि सरकार की सहायता न करना। लेकिन यहाँ पर लेखक ने इस बात को किस तरह से बताया है कि बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह 1929 दिसंबर 1929 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, तो इतनी पुरानी ये बस रही होगी, ऐसा लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं। और उसे उसी वक्त ये ट्रेनिंग मिल चुकी होगी कि हमें सहयोग नहीं करना है। मतलब जो बस होती है उसके सभी पार्ट्स एक दूसरे का सहयोग करते हैं, पहिए अपना काम करते हैं बस को आगे बढ़ाने का, जो बॉडी होती है बस की उसमें लोग बैठते हैं, सीटें अच्छी होती हैं, कांच होते हैं, वे अपना काम करते हैं, हवा को रोकते हैं या बारिश की बूंदों को रोकते हैं बारिश के समय में, स्टीयरिंग अपना काम करती है, इंजन अपना काम करती है, कुल मिलाकर सभी मिलकर के पूरी बस बनती है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, ये सभी जो भाग हैं, ये सभी जो पार्ट्स हैं बस के, वे एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि असहयोग कर रहे हैं, और पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही है। यानी पूरी बस ऐसे लग रही है जैसे खिड़कियां टूटी हुई हैं, सीटें इधर उधर हो रही हैं, पूरी बस अव्यवस्थित रूप से हिल रही है, इस प्रकार की अवस्था बस की है। सीट का, आगे वो कहते भी हैं, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा है। कभी लगता है कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, यानी कभी कभी ऐसा लगता है कि सीटें थोड़ी आगे की तरफ जा रही हैं, बॉडी पीछे की तरफ रह रही है, यानी कि बस की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी भागी जा रही है, 8-10 मिनट चलने पर सारा भेदभाव मिट गया। लेखक कहते हैं कि जब हम थोड़ी आगे चले, कुछ देर उस बस में बैठे रहे, तो हमारी समझ में आ गया कि हम सीट पर बैठे या सीट हम पर बैठी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्थात सीटों की जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा खराब है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेगी और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। देखिए यहाँ पर कवि नहीं, लेखक ने, यहाँ पर लेखक ने फिर व्यंग किया है कि अचानक से बस रुक जाती है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी समझने की है कि जो बसें चलती हैं वह डीजल से चलती हैं, लेकिन हो सकता है कि उस ज़माने में, काफ़ी समय पहले की बात रही होगी, उस ज़माने में जो बस का इंजन हो वह पेट्रोल वाला रहा हो, तो इस बात को ज़्यादा हम नहीं वो करेंगे कि पेट्रोल का इंजन। तो एकाएक बस रुक जाती है और मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में कहीं छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला। अब क्या है कि पेट्रोल की जो टंकी है उसमें कोई समस्या आ गई है, छेद हो गया है, तो पेट्रोल बाहर निकलने लगा है, लेकिन जो ड्राइवर है उसने सारे पेट्रोल को बाल्टी में निकाला और बाल्टी में नली लगा करके बस को चलाना शुरू कर दिया। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल गोद में रख लेंगे। लेखक कहते हैं कि जब उसने टंकी से पेट्रोल को निकाल के बस को चलाना शुरू किया तो मेरे मन में एक कल्पना हुई, कहीं ऐसा ना हो कि इंजन भी धोखा दे जाए और बस के जो मालिक हमारे साथ बैठे हुए हैं, बस के जो हिस्सेदार हमारे साथ बैठे हुए हैं, वे कहीं ऐसा ना करें कि बाल्टी की तरह ही इंजन को भी गोद में रख लें और हमें ठीक उसी तरह आगे लेकर के चलें जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध की शीशी उसको मुंह में लगा करके पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी कि बस की जो स्पीड थी वह कम हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता,
इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। कुल मिलाकर के जो लेखक हैं उनके अंदर वो एक भय व्याप्त हो गया, एक शंका व्याप्त हो गई। एक तो बस की जो स्पीड थी वह कम हो गई, और लेखक को किसी भी बस के किसी भी हिस्से पर कोई भरोसा नहीं रहा, जैसे कि ब्रेक फेल हो सकती है तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, स्टीयरिंग टूट गई तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। आमतौर पर प्रकृति के जो दृश्य होते हैं, वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वह सुंदर दिखाई देते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वे वही सब पेड़ जो अच्छे लगते हैं कवि को दुश्मन इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि यदि बस उनसे टकरा गई तो उन्हें चोट लग सकती है, उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है। और जैसे ही बगल में कोई झील वगैरह दिखाई देती तो उन्हें लगता है कहीं बस इसमें ना गिर जाए और हम किसी एक्सीडेंट के शिकार ना हो जाए। फिर घटना घटती है, एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने इस तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। बस पुनः रुक जाती है। ड्राइवर कई सारे प्रयास करते हैं लेकिन बस फिर सबने अवज्ञा आंदोलन, अर्थात बस कोई सहयोग, बस के जो भाग हैं, इंजन है, टायर हैं और बस की बॉडी है, वे एक दूसरे का बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे, अर्थात बस खड़ी हो गई। और हिस्सेदार साहब जो बस के हैं, कंपनी के जो हिस्सेदार साहब हैं, वह फिर भी कहते हैं कि बस तो बहुत अच्छी है लेकिन ये इत्तेफाक की बात है। जबकि ये वास्तव में इत्तेफाक की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति उस बस को देखकर कह सकता था कि ये चालू हालत में बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिए, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गई, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया तो बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक यहाँ पर फिर एक बात कहते हैं कि वृक्ष हैं, रात का समय हो गया है और वृक्षों की छाया में जो चांदनी है वह क्षीण दिखाई दे रही है। क्षीण मतलब हल्की दिखाई दे रही है और हम लोगों को बस पर बड़ी दया आ रही है। ठीक वो ऐसी लग रही है जैसे कोई वृद्ध महिला आकर के छाया में बैठ गई हो और हमें अंदर से बहुत बुरा लग रहा है कि देखिए, हमें इस वृद्धा की सहायता करनी चाहिए, बल्कि हम उल्टे इस वृद्धा में बैठ करके आ रहे हैं। अर्थात बस को एक वृद्ध महिला के रूप में यहाँ पर लेखक देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कहीं ये बस यहीं मर ना जाए, अर्थात इसका प्राणांत ना हो जाए और हम लोगों को इसी बियावान जंगल में, जहाँ कोई दूर दूर तक नहीं है, इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। अर्थात इस बस को हमें यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। अगला पैराग्राफ है, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब क्या है कि हिस्सेदार साहब फिर खड़े होते हैं और इंजन में कुछ इधर उधर करने की कोशिश करते हैं और इंजन में कुछ सुधार होता है और बस पुनः चल देती है और उसकी जो गति है वह पहले से और ज़्यादा धीमे हो जाती है। अब क्या है कि रात्रि होने पर उसकी लाइट जलाई गई बस की। तो जैसे वृद्ध जो पुरुष या महिला होती है उनकी जो आंखों की जो ज्योति होती है वह कम हो जाती है, ठीक उसी प्रकार इस बस की लाइट भी बहुत मध्यम है, यानी बहुत हल्की है और ऐसे लग रहा है जैसे वृद्ध महिला किसी रास्ते को टटोल कर आगे बढ़ रही हो डंडे के सहारे। ठीक ऐसे ही है बस रास्ता टटोलते हुए रेंग रही है, आगे चल नहीं रही है, रेंग रही है, बहुत धीमे धीमे चल रही है और आगे या पीछे यदि कोई गाड़ी आती है तो वह साइड से हो जाती है, जैसे ऐसे कह रही हो कि बेटी जाओ, आप निकल जाओ। जैसे कोई वृद्ध महिला होती है, वह जब रास्ते में जा रही होती है तो कोई मोटरसाइकिल वाला या कोई व्यक्ति आ रहा होता है तो वह बगल में खड़ी हो जाती है और कहती है बेटा आप निकल जाओ। ठीक उसी तरह यह बस भी ऐसा ही कर रही है। अब फिर घटना घटती है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे, एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार बड़ी श्रद्धा भाव से देखा। देखिए यहाँ पर
जो लेखक हैं उन्होंने बात को बहुत गहराई से लिया है। बस जैसे पुलिया की ओर पहुंचती है और टायर पंचर हो जाता है। यदि कोई वाहन बहुत तीव्र गति में होता है और यदि उसका टायर पंचर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट होने की संभावना लगभग 99% तक रहती है, क्योंकि एकदम से बैलेंस बिगड़ता है और एक्सीडेंट होने की संभावना पूरी पूरी बन जाती है। ऐसी स्थिति में लेखक बताते भी हैं कि बस हो सकता था कि बस नाले में गिर जाती, और मैं कंपनी के हिस्सेदार को बड़े श्रद्धा भाव से देखता हूँ कि आप कम से कम टायरों को तो बदलवा सकते थे, क्योंकि टायर जैसी चीज़ के लिए आप अपने जीवन को हमारे साथ इस बस में बैठ करके जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। यदि आपको अपने जीवन का उत्सर्ग करना ही है, अर्थात अपने जीवन का बलिदान करना ही है, तो कम से कम ऐसी स्थिति में तो ना करो, कोई बड़ा काम करके करो। जैसे साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं है, यानी कि बहुत जो टायर एक छोटी सी घटना के तहत कुल मिलाकर के तात्पर्य यह हुआ, लेखक यह बताना चाहते हैं कि यदि हमें अपने जीवन का उत्सर्ग करना ही है, हमें अपना बलिदान करना ही है, तो किसी बड़े काम के लिए करना चाहिए। एक छोटी सी लालच में आकर के बस के टायर सही न डलवा करके एक एक्सीडेंट को निमंत्रण देना, एक दुर्घटना को निमंत्रण देना बलिदान का उचित उपयोग नहीं है। यदि हमें बलिदान देना ही है तो क्रांतिकारी आंदोलन से हम जुड़ जाएं, वहाँ के नेता बन जाएं, लोगों का भला होगा। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। ये बात सही है, यदि बस पानी में जाएगी तो हो सकता है कि कोई भी जीवित ना बचे। तो ऐसी स्थिति में जो लेखक हैं वो कल्पना करते हैं कि देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और उनसे कहते हैं, भले आदमी जिसने टायर के लिए प्राण दे दिया मर गया पर टायर नहीं बदला। अर्थात आप इतने कंजूस हो, आप ऐसे व्यक्ति हो कि जिसने जानबूझ करके किसी दुर्घटना के तहत अपने प्राण दे दिए। मतलब एक पैसे के छोटे से लालच में आकर के सभी यात्रियों के जीवन को संकट में डाल देना, साथ में अपने जीवन को संकट में डाल देना, ये कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। और इस प्रकार जान देना भी कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। यदि वे किसी व्यक्ति को अपना बलिदान देना ही है तो वह कोई उच्च काम करे, आंदोलनकारी बने, लोगों की सहायता करे, तो कहीं अब उसके जीवन का सही मायने में बलिदान माना जा सकता है। फिर क्या होता है, फिर भी उसी स्थिति का टायर, यानी कि घिसा हुआ ही टायर बस में लगा दिया जाता है और बस फिर चलने को तैयार होती है। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यहाँ पर लेखक बहुत गहन बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अब हमने ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि हम शायद पन्ना कभी पहुंच पाएंगे, समय पर पहुंच पाएंगे, और अब तो ऐसा लगता है कि हम कहीं भी पहुंच पाएंगे। अर्थात हो सकता है कि ये बस ही हमारी ये अंतिम यात्रा इस बस में हो, क्योंकि ये तय नहीं कर सकते कि ये बस हमको अब हमारे गंतव्य स्थान पर सही सलामत पहुंचा भी पाएगी। और ऐसा लग रहा था जैसे अब इसी बस से सीधे के सीधे इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके किसी दूसरे लोक में प्रयाण करेंगे, अर्थात चले जाएंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। क्योंकि ये जो बस है ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस बस में हम सही से पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि बस की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, किसी भी क्षण किसी भी बड़ी से बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण देने के लिए यह बस तैयार है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, लेखक परेशान हैं, मस्तिष्क में तनाव है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, किसी को दिखाना नहीं चाहते और बड़े इत्मीनान के साथ घर की तरह बैठ गए। घर की तरह बैठने का मतलब क्या है, बस में सीटों पर हिल रहे हैं तो वह आलती पालती मार करके नीचे बैठ गए हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक उन्होंने शुरू कर दिया, ताकि उनकी जो अंदर चिंता का जो भाव है वह समाप्त हो जाए। इस व्यंग के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी वर्तमान में जो जर्जर बसें चलती हैं उनके बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित किया है कि इस प्रकार की बसें जिनके टायर सही नहीं हैं, जिनका इंजन सही नहीं है, जिनकी स्टीयरिंग सही नहीं है, उनसे यात्रा करना किसी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण देना है। और कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह यात्रा करता है, देखो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो बसों के ऊपर बैठ करके यात्रा करते हैं, वो सब गलत है। हमें और सबसे बड़ी बात यह है कि जो
उन बसों के मालिक हैं या उनके जो अधिकारी लोग हैं, उन बसों को चलाने वाले जो सरकारी अधिकारी हैं या प्राइवेट बसों के जो मालिक हैं, उन सबको यह देखना चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि व्यक्तियों का जो जीवन है वह बहुत ही अनमोल है और उन्हें सुरक्षित और सही समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है।